So I would like to invite our next presenter, Shri Vipin Gupta ji, SE, and Niril Kumar ji, SE. ये हमारे इन हाउस रिसोर्स हैं, बड़ी मेहनत करके सबने प्रेजेंटेशंस बनाए हैं। जो डिपार्टमेंट से बाहर से आ रहे हैं उनका भी हम उनके भी हम आभारी रहेंगे, हमारे को सहयोग करते रहें। और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हमारे खुद की लीड हैं, हमारी एसेट्स हैं। सो आई हैंड ओवर माइक टू श्री निरल जी एंड विपिन जी। थैंक यू। नमस्कार साथियों और सभी पब्लिक सर्वेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। और ये जो आज हमारा प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आपके साथ शेयर क्यों किया जा रहा है। ये टीम आई थी, 4 जिलों में गई थी, 37 गांव देखे थे, कुछ कमियां थी, कुछ उन्होंने अच्छी बातें बताई, लेकिन आप लोगों के साथ जो शेयर करने का हमारा पर्पज है वो ये है कि हम खुद इसको देखें। पूरे स्टेट के अंदर लगभग इसी तरह की चीजें पूरे स्टेट के अंदर हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम सुधार कर सकते हैं अभी प्रेजेंट जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनसे। कुछ चीजें जिनमें हमें लगता है कि हमें कुछ स्टेट का इंटरवेंशन चाहिए, हेड ऑफिस की कोई मदद चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा एक ओवरव्यू रहेगा कि जेजेएम की टीम जो आई है उसका क्या पर्पस था, उनके क्या क्या की ऑब्जर्वेशंस थे, और अब हमने उस पर क्या एक्शंस लिए हैं, और आगे के लिए हमारे मॉनिटरिंग के लिए जो स्टेट लेवल की जो एक फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं हम लोग, उसका क्या हमारा रोड मैप होगा। तो सबसे पहले तो ये 4 जिले थे। उन 4 जिलों में जैसे अलवर, जयपुर, सवाईमाधोपुर और दौसा के 37 गांवों में ये टीम गई थी। और इनका पर्पस ये था आने का कि स्टेट के अंदर हमारी प्रोग्रेस जो है राजस्थान की स्लो रही है, तो उसका कैसे वो उसको स्पीड अप करें, और स्पीड अप करने के लिए वो क्या सजेशंस हमें दे सकते हैं, क्या इंप्लीमेंटेशन के हमारे इश्यूज हैं, उनका जो नेशनल लेवल का एक्सपीरियंस है वो हमारे कैसे काम आ सकता है। तो इस सारी चीजों के ऊपर उन्होंने एक विजिट प्लान की थी, और उस विजिट के अंदर जो उनके ऑब्जर्वेशंस थे वही हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला तो उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि जो डीपीआर बनी है वो पूरे गांव की कवरेज को लेकर नहीं बनी है। एक्चुअली हम लोग एनआरडीडब्ल्यूपी के टाइम से स्कीमें बनाते आए हैं, और उसमें यह था कि मुख्य हैबिटेशन को ही केवल जोड़ना होता था। तो शुरू में जो स्कीमें बनी वो इस हिसाब से बनी। फिर जेजेएम गाइडलाइंस के अंदर एक प्रोविजन था कि आप 20 घर या कम से कम 100 की आबादी जिस ढाणी में या जिस हैबिटेशन में नहीं हो, उसे आप जल जीवन मिशन के तहत अलग से लाइन डालकर नहीं जोड़ेंगे। उस वजह से बहुत सारे गांव ऐसे रहे जिनमें की हैबिटेशंस नहीं जुड़ पाई। और जब उसे हमने इंप्लीमेंट करने की सोची, जब इस स्कीम धरातल पे आई, तो लोगों को लगा कि प्रचार तो इस योजना का ऐसा हो रहा है कि हर घर को नल मिलेगा और हमारी ढाणियां छूट रही हैं, तो लोगों का प्रेशर भी आने लगा। उसको देखते हुए जब हम राजस्थान और हरियाणा जैसे कुछ स्टेट्स ने इसकी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने इसको ये कर दिया कि स्टैंड अलोन कोई खेत में कोई रह रहा है, कोई ढाणी के अंदर रह रहा है, तो वहां पर अपने को उसके लिए अलग से पाइपलाइन डाल के पानी नहीं पहुंचाना है। लेकिन जहां पर भी आपको लगे कि पानी का स्ट्रेस है, SC/ST का एरिया है, हिली एरिया है, ट्राइबल एरिया है, और वहां पानी की कमी है, तो ऐसी ढाणियों को जरूर शामिल करें। तो ये ढाणियां जो पहले शामिल नहीं हो पाई थी, अब हमें उन सबको शामिल करना है। और MD साहब ने अपने उद्बोधन में सबसे पहले यही बताया था कि रिवाइज्ड प्रपोजल इन चीजों के, जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि पूरी 100% या ज्यादातर ढाणियों को, स्टैंड अलोन घरों को छोड़ के अगर कहीं पर कुछ जरूरत है रिवाइज प्रपोजल की, तो रिवाइज प्रपोजल्स जल्दी से जल्दी हेड ऑफिस को सबमिट किए जाएं, ताकि जब भी नेक्स्ट SLSSC होगी उसके अंदर उन्हें सैंक्शन कराने की कार्रवाई की जा सके। दूसरा एक इशू जो NJJM की टीम ने महसूस किया, क्योंकि इन जिलों के अंदर तो एक स्पेशल प्रॉब्लम भी थी, इसके अलावा भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं पूरे स्टेट में जहां पर स्कीम पे काम नहीं हो रहा है या वो ऑन होल्ड किया गया है। तो इसमें जेजेएम गाइडलाइंस के अंदर तो कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, क्योंकि स्कीम एग्जीक्यूशन, टेंडरिंग और इनकी स्पेसिफिकेशंस, ये सारी चीजें स्टेट का विषय है। हमारे पास 2 टूल हैं इसके लिए, PWFAR है, RTPP है, जिसके तहत हमें ये सारी कार्रवाई करनी है। अब इसमें यह हो रहा है कि ऐसी जगह जहां ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, उन जगहों पर आप सभी से, जैसे कि पहले भी आपको बताया जा चुका है, फटाफट ये डिसीजन लेवें कि क्या ये ठेकेदार आगे काम करने की स्थिति में है या नहीं है। अगर है तो उसकी मदद करें, उसकी मदद करके कोशिश करें कि वो काम चालू करे। अगर वो किसी भी स्थिति में आपको लग रहा है कि चालू नहीं कर सकता है, तो उस काम को रिसाइन करवाया जाए।
कुछ जगह ऐसी हैं, दो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस हैं जिनमें कि उन्होंने स्टे लिया हुआ है कोर्ट से, इंटरिम उनको स्टे मिला हुआ है, तो उसको विकेट कराने की कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन जहां पर कोई स्टे की प्रॉब्लम या कोई कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, वहां पर हम ऐसे ठेकेदार जो कि नहीं काम कर रहे हैं उनके खिलाफ वर्क रिसाइंड करके रिस्क एंड कॉस्ट पर हम लोग ये काम करवा सकते हैं। और इसके ऑलरेडी इसकी डायरेक्शंस लिखित में भी आप लोगों को सबको दी जा चुकी है। हर बार जो मैं एमडी साहब के साथ वीसी में कई बार बैठा हूं, तो सभी को बहुत क्लियर कट ये डायरेक्शन दी जा रही है कि आप इसको जल्दी से जल्दी करें। एक ऑब्जर्वेशन जो उनका था कि सब टीपीआईए के लोग नहीं मिले, जेजेएम की गाइडलाइंस में बहुत क्लियर कट ये मेंशन्ड है कि बिना थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के कोई भी भुगतान नहीं किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ टीपीआई कुछ देरी से अपॉइंट हो पाए थे, इस वजह से दिक्कत रही। हमारे पास भी मैन पावर कम है। जो डिपार्टमेंट 4000 पाइप स्कीमें हैंडल करता था, उसको 43,000 पाइप स्कीम्स हैंडल करनी है। काम का प्रेशर बहुत रहा है। और बड़ी एक अच्छा इसमें डेवलपमेंट ये हुआ है कि टीपीआई अब सब जगह असाइन हो गए हैं। तो अब हमें ये स्पेशल ध्यान रखना है कि कोई भी पेमेंट अब बिना थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के नहीं करना है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा, आपको हैंड्स मिले हैं, आपकी मदद के लिए नए लोग मिले हैं, वो सब इंजीनियर्स हैं, वो काम की क्वालिटी को भी देखेंगे, क्वांटिटी को भी मेजर करेंगे, आप जो बिल बनता है उस बिल को भी वेरीफाई करेंगे। उनको ये भी कहा गया है कि वो ऑन रिकॉर्ड बिल वेरीफाई करें। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मौखिक रूप से या कॉन्सेप्ट के अंदर ही इसको सारा करें, वो ऑन रिकॉर्ड बिल वेरीफाई करेंगे। उससे हमें बहुत मदद मिलेगी क्वालिटी इंप्रूव करने में भी और क्वांटिटी को असर्टेन करने में भी। इसके अलावा जो काम पहले हो चुके हैं, जैसे खास तौर ये हुआ था कि क्यूब टेस्ट जो है वो क्यूब की स्ट्रेंथ टेस्ट नहीं हो रही है, तो थर्ड पार्टी को ये हम लोगों ने टीपीआई को ये डायरेक्शंस दी हैं कि जहां पर भी काम पहले सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो स्ट्रक्चर चलेंगे या नहीं चलेंगे। और अगर कहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है तो फिर उसके लिए क्यूरेटिव एक्शन हम लोग लेंगे। एक बड़ा उनका कॉमन वो था कि क्वालिटी एश्योरेंस प्लान जो है अपना, जो क्यूए क्यूसी मैनुअल है, उसकी पालना नहीं की जा रही है। तो टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत स्पेसिफिक इसके प्रोविजन है कि आपको क्या क्या काम करवाने हैं। बहुत एक्सटेंसिव हमारा क्वालिटी मैनुअल बना हुआ है जिसे यूज करना है। तो उस सबको देखते हुए लाई गई हैं ये चीजें, कोई नई नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं या कोई डायरेक्शन दी गई है। लेकिन जहां पर भी फील्ड के अंदर काम हो रहा है वहां पर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है फील्ड टेस्टिंग की, जो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से वहां पर डिप्लॉय की जानी है। एक तो ये इंश्योर करें कि वो सब जगह पर वो सारी चीजें हों जो हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट कहता है और क्वालिटी मैनुअल के अंदर हमारे लिए मैंडेटरी हैं। दूसरा, बीओक्यू के अंदर जो भी स्पेसिफिकेशन है, टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है, काम बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में हमें ये इंश्योर करना है कि हम टेंडर डॉक्यूमेंट से डेविएट नहीं हो। फील्ड में हमारे पास बाइबल है अगर कोई, तो वो टेंडर डॉक्यूमेंट है। बिना टेंडर डॉक्यूमेंट के कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। हर चीज जो टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखी है हम उसे फॉलो करें। कई बार हमें लगता है कि यार ये तो खाली कागज में लिखी हुई चीज है, ये प्रैक्टिकल में फॉलो थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम ऐसा करते हैं कि उसे फॉलो ना करें, कोई ना कोई परेशानी हम अपने लिए और सिस्टम के लिए जनरेट कर लेते हैं। ये एक बहुत ब्रॉड उनका वो था कि सिलेक्शन ऑफ पाइप, जो एनजेजेएम टीम ने माना कि जो पीएचडी कर रही है उसमें हमारा झुकाव डीआई की तरफ रहता है। एज ए इंजीनियर हर आदमी ये चाहता है कि उसकी सारी लाइनें डीआई की लग जाएं तो ना लीकेज होगा, ना टूट फूट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, तो इसलिए हमें डीआई पाइप का बहुत जुडिशियस यूज करना होता है। इसके लिए हमारी पाइप पॉलिसी बनाई हुई है कि आप किस सिचुएशन के अंदर कौन सा पाइप सेलेक्ट करेंगे। पाइप पॉलिसी के अंदर बिल्कुल क्लियर कट है। उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि आप सिर्फ डीआई पाइप को ही प्रमोट कर रहे हो, जबकि हमारी पाइप पॉलिसी के अंदर ये क्लियर है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमें जहां पर रॉकी स्ट्रेटा एनकाउंटर ना हो या कोई
बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक की सिचुएशन ना हो, हमें पीवीसी पाइप, एचडीपी पाइप, जो प्लास्टिक पाइप हैं वो यूज करने हैं। डीआई पाइप यूज केवल उन परिस्थितियों में करना है जहां बहुत हैवी ट्रैफिक हो, 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कोई स्ट्रेच हो। और अब लेटेस्ट इसमें थोड़े दिनों पहले ही पीवीसी ओ पाइप शामिल किया गया है, जिसकी की हाइड्रोलिक स्ट्रेंथ, जिसकी कैपेसिटी बहुत एचडीपी पाइप के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और पहले ये प्रोविजन था कि प्रोजेक्ट के अंदर डीआई पाइप को ही राइजिंग मेन में लेना है, लेकिन ये पीवीसीओ पाइप के अंदर अब ये प्रोविजन आ गया कि प्रोजेक्ट्स में भी जहां हमें लगे कि कोई एडवर्स साइड कंडीशंस नहीं है, वहां हम पीवीसीओ पाइप यूज कर सकते हैं। एक जो पाइप पॉलिसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि जेजेएम को लेके है, पानी नहीं आना, वो 2 नंबर की शिकायत है। 1 नंबर की शिकायत है कि हमारी सारी सड़कें तोड़ दी गई हैं और उन्हें रिपेयर नहीं कर रहे, रिपेयर कर रहे हैं तो साहब ढंग की नहीं कर रहे। ये कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम है। तो उसमें एक सुझाव ये भी है कि क्या हम, ऐसा पॉसिबल है कि बिना सड़कों को तोड़े जीआई पाइपलाइन दोनों तरफ डाल दें, ताकि कनेक्शन भी रोड क्रॉस नहीं होंगे, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कनेक्शन ऊपर दिखेगा, अवैध कनेक्शन नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए जो विभाग ने, जो हमारे टीएम सेल है, उसको एक टास्क दिया है कि वो पाइप पॉलिसी को एक बार रीलुक करे। ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत छोटी है, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रोजेक्ट के साइन बोर्ड लगाना जिस पर जेजेएम का लोगो हो, पीएचडी का लोगो हो, ये ऐसी चीज है जिसके लिए मेरे ख्याल से कोई किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एनजेजेएम टीम जहां पे गई वहां पर उनको ये नहीं मिले। अब इसकी हम लोग जियो टैगिंग कर रहे हैं। जियो टैगिंग की स्पीड हालांकि थोड़ी कम है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी तक हम 50% कर चुके हैं। इसे 100% करना है, टाइम पर पूरा करना है। तो ये खाली एनजेजेएम का ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये तो एक कॉमन सी बात है जो कि डिपार्टमेंट में भी हर प्लेटफॉर्म पे उठाया जाता रहा है। अब आता है इंप्लीमेंटेशन के इश्यूज। इंप्लीमेंटेशन इश्यूज के अंदर आप देखिए बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो उन्होंने देखी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत सीरियस नेचर की हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हो सकता है हमें लगता हो कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका बहुत इम्पैक्ट जाता है कि हम लोग सही काम नहीं कर रहे हैं। जैसे उनका एक था कि जो नल हम लोग लगा रहे हैं, टूटी जो हम लोग लगा रहे हैं, वो सही स्पेसिफिकेशन की नहीं है। आईएसआई मार्का लगनी चाहिए थी, लेकिन आईएसआई मार्का नहीं लग रही है। ये उनका एक ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ये कि साहब ट्यूबवेल बन गया है लेकिन वो चालू नहीं हो रहा है क्योंकि बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ है। हालांकि इसमें पूरी तरह से हम लोग वो नहीं है, इसके लिए जेवीवीएनएल और जो भी अजमेर वीवीएनएल वो सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन आज की तारीख में भी लगभग 893 ऐसे कनेक्शन हैं जिन पर कि ट्यूबवेल पे एनर्जाइजेशन नहीं होने की वजह से लगभग 1 लाख कनेक्शन इस समय प्रभावित हो रहे हैं। एमडी साहब ने अभी 6 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को चिट्ठी लिखी है, उससे पहले भी सारे जेवीवीएनएल के एमडीज को चिट्ठी लिखी जा चुकी है। लेकिन उस पर आप लोगों से भी ये कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर से एक्सपेक्टेशन है कि वो कलेक्टर्स के पास जाके और इस चीज को उठाएं और आपकी जो भी रेगुलर रिव्यू मीटिंग होती है उसके अंदर इस पॉइंट को लें। अब ये देखिए एचडीपी पाइप को बाहर लगाया हुआ है। एचडीपी पाइप कभी भी एक्सपोज कंडीशंस में नहीं लग सकता। यहां पर डीआई पाइप या सीआई डबल फ्लेंज पाइप लगना चाहिए। तो अब ये चीजें ऐसी हैं कि ना तो इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए, ना कोई इंजीनियरिंग की जरूरत है। ये हमारी ही कमी है। एक नाली के अंदर बहुत सारे कनेक्शंस जा रहे हैं। अब ठीक है, वहां जगह नहीं होगी, लोगों ने सड़क नहीं टूटने दी होगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग नाली में कनेक्शन डाल दें, क्योंकि ये आज कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इससे। आज हम लोग कनेक्शन कर देंगे, हमारी आईएमआईएस पे एंट्री भी हो जाएगी, लेकिन बड़े शहरों में आने वाली जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैं कह रहा हूं अगर गांवों में हो गई, बड़े शहर 200-250 हैं, गांव 43,000 हैं, अगर 43,000 गांवों में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो गई तो फिर वो हमारे संभाले से नहीं संभलेगी। वो इतनी बड़ी एक मिनेस हमारे लिए क्रिएट हो जाएगा। एचडीपी पाइप जो है वो विदाउट बेडिंग के लग रहा है। देखिए जहां पर भी जहां पर की रॉक है, बोल्डर्स हैं, वहां पर एचडीपी पाइप को अगर हम बिना बेडिंग के डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही हम रिफिलिंग करते हैं उसके ऊपर पत्थर गिरेगा, वो टूट सकता है। उसके ऊपर से कोई लोड अगर निकलेगा और वो पत्थर उसके अंदर चुभ जाएगा तो पाइप कट सकता है। तो ये हमें सबको ध्यान रखना है कि जहां पर भी, वैसे तो टेंडर डॉक्यूमेंट में इसके लिए बहुत क्लियर कट प्रोसीजर है, सारा आईएस कोड है, वाटर सप्लाई मैनुअल है, सब चीजों में लिखा हुआ है कि जहां पर भी आपको ऐसी कोई साइट कंडीशन एनकाउंटर होती है वहां तो स्पेशली इस चीज का ध्यान रखें। फिर देखिए एमडीपी पाइप है, सबसे ज्यादा उन्हें जो एनजेजेएम की टीम थी उसे लगा कि
जो हम कनेक्शन दे रहे हैं उसके अंदर हम लोग थोड़ा कम विजिलेंट हैं। एमडीपी पाइप है, सड़क के ऊपर ही पड़ा हुआ है। ये एमडीपी पाइप प्लास्टिक का होता है, आसानी से टूट सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ये कम से कम हमें इंश्योर करना है कि ये जमीन के अंदर डले, जो भी हमारा इसको जहां पर भी एनकेसिंग करने की जरूरत है वो एनकेसिंग की जाए। अब एक पानी भरा हुआ है, अब ये पानी लगता है कि कोई तालाब है, उसके अंदर हमने टंकी बनाई, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी कि जो सीआई डबल फ्लैंज पाइप टंकी से उतर रहा था उसकी फ्लैंज में लीकेज था। छोटी सी बात है, मुश्किल से एक रबर शीट का टुकड़ा लगेगा, 2 पेच कसने होंगे, 4 पेच कसने होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है हमको। लेकिन ये मॉनिटरिंग की बात है, ये हमारे माइंडसेट की बात है। अगर हम इस माइंडसेट के साथ होंगे कि हमें फ्लॉलेस चीज बनानी है तो ये चीजें नहीं होंगी। एचडीपी पाइप है, एचडीपी पाइप आ गया हमारे पास, साइट पर है, और उसको स्टोर ढंग से नहीं किया गया है, वो पाइप मुड़ चुका है। अब ये पाइप चूंकि ठेकेदार ले आया है तो उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं डाल दूं जैसे तैसे करके। वो अगर आपकी आंखों में धूल झोंक के एक बार डाल देता है तो सोचिए कि जहां पर भी हमने जो हाइड्रोलिक्स डिजाइन की हुई है वो इस मोड़ के लिए डिजाइन की हुई नहीं है। पानी नहीं पहुंचेगा, शिकायतें होंगी, और एक बार जब लाइन डल गई तो हम शायद इस लोकेशन को ढूंढ भी नहीं पाएंगे कि ये कहां पर पाइप मुड़ा हुआ था, कहां पर डल गया। तो ये स्टोरेज के अंदर भी हमको इन चीजों का ध्यान रखना है। एक बहुत बड़ी जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन थी कि हम लोग नल का जो कनेक्शन दे रहे हैं वो हम लोग कंज्यूमर के प्रीमाइसेस में ले जाके छोड़ देते हैं। देखिए, हमारी प्रैक्टिस ये रही है कि हम लोग आज तक शहरों के अंदर मोस्टली कनेक्शन देते आए हैं। गांव की तो बहुत थोड़ी स्कीम थी, वहां पर पक्के मकान होते हैं और पानी का कनेक्शन हमें कंज्यूमर के प्रीमाइसेस तक ही लाना होता है, उसके बाद वो पूरी फिटिंग खुद करा लेता है। लेकिन गांवों में ऐसा नहीं है। गांवों में लोगों ने अभी तक, चूंकि उनके पास नल कनेक्शन थे ही नहीं, तो उनके पास ऐसी कोई तैयारी नहीं है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि वहां पर कोई ऐसा पत्थर गाड़ के या कोई उनकी दीवार हो, उनकी बाउंड्री वॉल हो या उनके घर की दीवार हो, वहां पर हम लोग क्लैंप करके अपना ये जो एमडीपी पाइप है या ऊपर जो जीआई पाइप आता है उसको वहां पर फिक्स कर दें। तो ये भले ही हमारी, हम कह सकते हैं कि साहब हम क्या करें, हम उसके घर में जाके काम थोड़ी करेंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो इंप्रेशन जा रहा है वो जा रहा है कि हम लोग ठीक काम नहीं कर रहे हैं, मीटर्स काम नहीं कर रहे हैं। इस चीज पे हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये जैसे जैसे जेजेएम आगे बढ़ेगा, ये इस वर्क फोर्स के लिए कतई पॉसिबल नहीं है कि हम कनेक्शंस की और ट्यूबवेल्स की और एक एक की मॉनिटरिंग कर सकें। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस लाने पड़ेंगे। तो उसमें अगर ये आपके मीटर्स काम नहीं करेंगे, मीटर्स नहीं चलेंगे, तो वो टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाएगी, क्योंकि वो अल्टीमेटली रीडिंग तो, अगर टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, उस पॉइंट से रीडिंग लेके कहीं ट्रांसमिट कर सकती है, लेकिन वो जो रीडिंग का काम है वो तो मीटरों को ही करना है। तो अगर मीटर सही नहीं होंगे तो हम ये कभी भी इस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब ये देखिए, एक टंकी बनी हुई है, उसकी दीवार है, उस पर रिइंफोर्समेंट दिख रहा है। नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि बेईमानी क्यों होती है, कि भाई किसी को फायदा होगा, ठेकेदार को फायदा होगा, उसके उसके पैटी कॉन्ट्रैक्टर को फायदा होगा। लेकिन यहां पर सरिया भी लगा है, कंक्रीट भी है, केवल कमी रही है सुपरविजन की। सुपरविजन की कमी की वजह से कवर नहीं दिया गया, कवर नहीं देने की वजह से वो रिइंफोर्समेंट जो है वो सरफेस पे ही है, वो जैसे जैसे एक्सपोज्ड होगा। हम एक बार ट्रेनिंग में गए थे अंबुजा सीमेंट में, तो उन्होंने बताया था कंक्रीट फेलियर का सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारा पॉल्यूशन है, क्योंकि पॉल्यूशन कंक्रीट को भेद के रिइंफोर्समेंट तक पहुंच जाता है। तो जब कवर प्रॉपर नहीं होगा तो रिइंफोर्समेंट जल्दी गलेगा, ये टंकी जल्दी टूट जाएगी जितनी इसकी डिजाइन लाइफ है उसकी तुलना में। तो यहां केवल सुपरविजन की समस्या है। दूसरा देखिए आप, क्या वर्कमैनशिप है, पाइप जोड़ा गया है, बिल्कुल ठीक है, लीकेज भी नहीं करेगा ये, लेकिन देखने में कितना शैबी लग रहा है। तो ये चीजें सुपरविजन की हैं, ये हमारे ध्यान देने की हैं। टीपीआई अब हमारे पास है, बहुत अच्छा हैंड है। ज्यादातर उसमें सोचिए कि कोई सीनियर लोग नहीं लगेंगे, यंग लोग लगेंगे, यंग ब्लड होगा, उनसे काम हमें लेना है। वो जाकर ये चीजें देखेंगे और देख के हमें रिपोर्ट करेंगे, तो हम इस पर करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो टीपीआई को हमें बहुत मजबूती से और बहुत विजिलेंट होकर यूज करना है। पाइपलाइन की गहराई, ये एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत सारी शिकायतें होती हैं। मैं कंप्लेंट्स भी डील करता हूं सीजेजेएम के अंदर, तो मुझे पता है आधी शिकायतें इसी बात की आती हैं कि साहब लाइनें कम गहराई पर डाली हैं। बहुत सारी परिस्थितियां हैं, कई बार लेवल बिगड़ जाते हैं, कई बार ऊपर से मिट्टी उठा ली जाती है, लेकिन हमें स्पेसिफिक ध्यान रखना है इसके पीछे की साइंस क्या है। आपको 1 मीटर गहराई पर डालने का मतलब यह है कि अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो जो
ऊपर का जो व्हीकल्स का लोड है वो 1 मीटर तक जाते जाते लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है और वो पाइपलाइन को फिर अफेक्ट नहीं करता है। अगर उससे ऊपर पाइपलाइन डलेगी तो नेचुरली है कि वो लोड कई गुना ज्यादा उस पाइपलाइन पे बढ़ जाएगा और वो उसे डैमेज करेगा, उसकी शेप को बिगाड़ेगा, उसे दबा देगा। हो सकता है पाइप ना टूटे, लीकेज ना हो, लेकिन पानी नहीं पहुंचेगा, तो हमारी जान को तो फिर भी शिकायत एज इट इज ही रहेगी। तो पाइपलाइन को पूरी गहराई पे डालें और पूरी गहराई पे डालने के साथ साथ ठीक है, कहीं पर आपको लगता है कि नहीं भी पॉसिबल है डालना, कोई ऐसी परिस्थितियां हैं भी, तो कम से कम ये ध्यान रखें कि हम जो एमबी में मेजरमेंट कर रहे हैं वो एक्चुअल का करें। ये नहीं हो कि साहब पेमेंट तो पूरे का हो रहा है और काम किसी भी मजबूरी की वजह से कहीं ऊपर डालना पड़ा है। अब इन सब चीजों के देखते हुए जब इसके ऊपर बहुत हेड ऑफिस के अंदर भी और फील्ड ऑफिसर्स के साथ भी जब चर्चाएं हुई तो कुछ हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया है, डायरेक्शंस दी गई हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, डीपीआर हैं, डीपीआर अपने को 100% के हिसाब से बनानी है और उसके रिवाइज प्रपोजल भेजने हैं। वर्क रिसाइंड किया जाए जहां पर भी ठेकेदार काम करने की स्थिति में नहीं है या वो नहीं करना चाह रहा है, और उसकी जगह रिस्क एंड कॉस्ट पे टेंडर दिए जाएं। लेकिन ये कोई नॉर्म नहीं है, हर टेंडर को रिसाइंड नहीं करना है। टेंडर रिसाइंड करने का मतलब भी होता है 2 महीने 3 महीने का टाइम गया। कोशिश करो, मोटिवेट करो, हेल्प करो उसी ठेकेदार से काम कराने की। अगर वो नहीं कर सकता हो, बिल्कुल ही करना नहीं चाहता हो, केवल तभी रिसाइंड का काम किया जाए। पेमेंट जो है वो टीपीआई के वेरिफिकेशन के बाद ही होगा, फील्ड में लेबोरेटरी सेट करनी है, और क्यूए क्यूसी का जो हमारा मैनुअल है उसकी स्ट्रिक्टली पालना करनी है। उसके अंदर सारी चीजें दी हुई हैं, कैसे कैसे स्टोरेज करना है, कैसे उसे काम में लेना है, कैसे उसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसकी मॉनिटरिंग करनी है, क्या एंट्रीज करनी है, वो सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। और प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन बोर्ड जो हैं, जो अभी भी सिर्फ 50% की हम जियो टैगिंग कर पाए हैं, तो ये हमें जल्दी से जल्दी करना है। और मुझे तो लगता है कि कहीं मेन कारण इसका ये भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन बोर्ड लगे ही ना हो, इसलिए टैग नहीं हो पा रहे हो। तो ये एक बहुत कॉमन बात है कि प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन बोर्ड अगर शुरू में लगा दिया जाए ना, सबके मन में सवाल आ रहा होगा तो लोग चोरी करके ले जाएंगे। होता है ऐसा, चोरी करके भी ले जाते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी है कि ऐसी जगह पर प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन बोर्ड लगे जो हमारा कैंपस जहां बनने वाला है, जहां टंकी बनने वाली है, वहां पर लगे, ताकि वहां पर चोरी ना हो और उसे हमें जियो टैग करना है। इसके अलावा ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन के अंदर, ट्यूबवेल हमारी ओटीएमपी की स्कीमों की जान है। ट्यूबवेल फॉल्टी कंस्ट्रक्शन की वजह से फेल नहीं होने चाहिए। ठीक है, जमीन में पानी खत्म होता है, वो एक अलग इशू है, वो एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन फॉल्टी कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। पंपिंग मशीनरी उसी हिसाब से लगनी चाहिए जो उस ट्यूबवेल की कैपेसिटी है। ये नहीं हो कि साहब बीओक्यू के अंदर जो हाइड्रोलिक्स हम अप्रूव कर रहे हैं, वो हाइड्रोलिक्स एक्चुअल फील्ड कंडीशंस के हिसाब से अप्रूव होनी चाहिए। फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। आप अभी तक तो अपने पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बहुत बेसिक चीजें हैं, पैनल है, स्टार्टर है, पंप है, यही आ रहे हैं। धीरे धीरे हमारे पास आईओटी के सेंसर्स आएंगे, वो सेंसर्स लगाने हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जिन्हें बहुत हैंडल विद केयर करने की जरूरत है। बहुत अच्छे से इन्हें संभाल के रखेंगे, लगाएंगे तो ये हमें बहुत फायदा देंगे, बहुत हमारा काम आसान करेंगे। इसके अलावा वाटर क्वालिटी की जो टेस्टिंग है वो बहुत जरूरी है। आईएमआईएस डेटा की जो एंट्री है वो एंट्री तो हो ही, लेकिन ये ध्यान रहे कि ऐसा नहीं हो कि साहब आज एमडी साहब ने मीटिंग ली थी और मीटिंग में उन्होंने डांट लगाई थी तो मैंने 100 कनेक्शन चढ़ा दिए, वो हुए कि नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं करना है, कनेक्शन करना है, कनेक्शन करने के बाद ही चढ़ाना है। ये इस दबाव में बिल्कुल नहीं आना है, ये दबाव आपके ऊपर है भी नहीं। आपको जब ये कहा जा रहा है कि आप एफएक्सटीसी चढ़ाएं, एफएक्सटीसी करें, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम गलत चीज चढ़ाएं। सही चीज ही चढ़ानी है, सही चीज ही आईएमआईएस पे एंटर करनी है। और जियो टैगिंग का एक जो इशू है वो इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत प्रायोरिटी पे लिया हुआ है। मेरे ख्याल से टाइम तो उसका निकल ही चुका है, लेकिन अब भी हमारे पास जितना हम कर लेंगे, ये जियो टैगिंग जो है ये बेस होगी आगे के आईओटी इंटरवेंशंस के लिए। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब स्टेट लेवल पर क्या ऐसा किया जा रहा है कि इतनी सारी एसेट्स जो हम जेजेएम में क्रिएट कर रहे हैं, हम 1 करोड़ लोगों को कनेक्शन देंगे। 1 करोड़ लोगों के कनेक्शन को देने के लिए जो स्कीमें बनेंगी, उन स्कीमों को हम कैसे मॉनिटर करेंगे? तो देखिए, सबसे पहला एस्पेक्ट आता है क्वालिटी का। तो क्वालिटी में 58 सर्कल लेवल टीम बन चुकी हैं।
जिनकी की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम 4 ओटीएमपी की स्कीमें और मेजर प्रोजेक्ट्स के 4 स्टेशंस को चेक करेंगी। अगर ये हम कर पाते हैं, ये कर लेते हैं, तो ये मान के चलो ये हमारे जो फील्ड ऑफिसर जो एक्चुअल फील्ड में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। उन्हें हम इस चीज को नेगेटिव नहीं लेना है कि ये क्वालिटी की टीमें उनकी कमियां बताने जा रही हैं या ये उन लोगों को तंग करने के लिए जा रही हैं। ऐसा नहीं है, ये उनकी हेल्प के लिए है। वो उन्हें बताएं कि ये कमियां हैं आपकी इसमें प्रोजेक्ट में, ये चीजों को ठीक किया जा सकता है और उन्हें हम ठीक करें। दूसरा, इसके एडिशन में अभी जब से नए सेक्रेटरी साहब ने ज्वाइन किया है, पहले भी हमारे प्रभारी अधिकारी हुआ करते थे, लेकिन अब साहब ने ये कहा कि हर जिले के लिए एक प्रभारी अधिकारी होना चाहिए ताकि वो उन चीजों को देख सके। और जब भी वो प्रभारी अधिकारी जिले में जाएंगे तो वो एट रैंडम कोई भी एक स्कीम चूज करके जितना भी उनके पास समय है उसके हिसाब से चेक करेंगे और उस समय जो भी फील्ड में जरूरत होगी सजेशंस देंगे। और इस टीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी फील्ड में उसे लेके हेड ऑफिस आएंगे और हेड ऑफिस आके डिपार्टमेंट के लेवल पर या गवर्नमेंट के लेवल पर क्या ऐसा किया जा सकता है वो सजेशंस देंगे। फिर थर्ड पार्टी एजेंसीज अब डिस्ट्रिक्ट में लग चुकी है, ये भी एक हमारी क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमें टूल मिला है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें अभी भी मैन डिपेंडेंट हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन कुछ चीजें अब टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है। मेजर प्रोजेक्ट्स में हम सब लोग जानते हैं स्काडा को हम लोग यूज कर रहे हैं, बहुत समय से यूज कर रहे हैं, और उसके द्वारा हम कौन सा पंप चल रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, ये सारी मॉनिटरिंग कर लेते हैं। लेकिन छोटे गांवों में अब भी हम उसी बात पर डिपेंडेंट हैं कि कोई गांव का आदमी हमें फोन करेगा, ऑफिस आके शिकायत करेगा कि साहब ट्यूबवेल खराब हो गया है, मेरे पानी नहीं आ रहा है, या इस तरह की चीजें। तो उसके लिए कि सिस्टम सही चलता रहे, इसके लिए आईओटी का अब बहुत एक्सटेंसिव यूज होने वाला है। जेजेएम गाइडलाइंस में भी इसका बहुत एक्सटेंसिव प्रोविजन है और हम लोग भी ये सोच रहे हैं, कुछ जगह पर पायलट के तौर पर चालू भी किया गया था और वहां पर जो जेजेएम डैशबोर्ड है उस पर हम लोग देख सकते थे। तो ये जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमारे मीटर्स और वो सब चीजें सही होनी चाहिए, वो इस आईओटी फ्रेमवर्क के लिए ही हैं। आईओटी फ्रेमवर्क के अंदर जब हम सेंसर्स लग जाएंगे तो हमें हमारे मोबाइल ऐप पर यह पता होगा कि हमारे एरिया के अंदर कितने सोर्स ऐसे हैं जो फंक्शनल नहीं है, कहां पर प्रेशर की प्रॉब्लम है, कहां पर क्लोरीनेशन की जरूरत है, कहां अब क्लोरीन जैसे ही आपको वो सेंसर कम बताएगा आपको पता लग जाएगा कोई ना कोई पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्यूबवेल से तो पानी बढ़िया ही आता है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर ही कोई ना कोई लीकेज है या कोई प्रॉब्लम है, इसका हमें पता लग जाएगा। तो धन्यवाद। मैं इसका लास्ट में एक उसको कहना चाहूंगा, ऐड करना चाहूँ। हाँ एक मिनट निरल जी, इसमें कुछ ऐड करना चाहिए। आईटी इंटरवेंशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि मैं काफी लंबे टाइम से जलधारा कमांड सेंटर से भी जुड़ा रहा, तो जो डेटा है वो नहीं आता। स्काडा मेन प्रॉब्लम ये है कि स्काडा का डेटा नहीं आ रहा, जो भी सेंसर्स लगे हुए हैं उनका डेटा नहीं आ रहा। तो इस बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल के ऊपर भी काफी डिस्कशन हुआ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सजेशन था, कैलकाटा के अंदर उनका एक सेमिनार हुआ था, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि रादर देन वर्क कॉन्ट्रैक्ट के आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जाएं आईटी इंटरवेंशन में। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आप सारे इक्विपमेंट को एक्वायर कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि भाई इक्विपमेंट लगाओ और उसके बाद फिर आप इसके ऊपर वो करो। और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में हम उसको जो वेंडर है उसको ये कहते हैं कि भाई जो भी डेटा है वो आप उसको भेजो और उसको जो पेमेंट है वो डेटा बेसिस पे होता है। तो इससे हम लॉन्ग टर्म डेटा की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। बस अब इस प्रेजेंटेशन को खत्म करना चाहूंगा मैं 2 लाइनों के साथ कि देखिए जल जीवन मिशन एक पौधा था, जब लगा था तब सोचा भी नहीं था कि 2024 तक हम क्या कर लेंगे। 2024 भी आ गया, बहुत जल्दी आ गया, पता ही नहीं लगा समय कैसे बीत गया। लेकिन मैं यहाँ 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि फूल नहीं खिलते हैं सिर्फ हवा की सिफारिशों से, फूल नहीं खिलते हैं सिर्फ हवा की सिफारिशों से जब तक जमीन अपना हक अदा ना कर दे। तो इस जल जीवन मिशन के पौधा जो है इसके लिए जमीन हम लोग हैं, जब तक हम इसमें अपना पूरा हक अदा नहीं करेंगे तब तक इसमें फूल नहीं लग पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी तालियां कम रही, जितनी अच्छी बात विपिन जी ने कही। सो विपिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, निखिल जी का, विपिन जी का। मैं देखो विपिन जी अगेन इस बात का एग्जाम्पल है, मैं पूरा प्रेजेंटेशन में बहुत ध्यान से देख रहा था, आई वाज हाईली इम्प्रेस्ड। तो विपिन जी इस बात खड़े होके ताली बजाएंगे सब एक बार, खड़े होके। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि विपिन जी जैसे बहुत अधिकारी, योग्य, कर्मठ, दक्ष प्रोफेशनल ऑफिसर्स हमारे बीच में है।
अगर हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना योगदान बढ़िया देगा तो मजा आ जाएगा।